सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट ऑफ फास्टिंग कि फास्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो उन चेंजेस को मेंटेन करने के लिए स्ट्राइव करते हैं। सो वी हैव दोज ऑर्गन्स हेयर एज वेल जो हमने फेट स्टेट में पढ़े थे। तो फास्टिंग स्टेट क्यों हो सकती है? नॉर्मली भी फास्टिंग स्टेट हो सकती है अगर आपने 8 आवर्स से ज़्यादा के टाइम तक कुछ नहीं खाया पिया तो योर फास्टिंग स्टेट बिगिंस। उसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिनमें इंसान को रहना पड़ता है फास्टिंग स्टेट में, लाइक इफ़ अ पर्सन कैन नॉट इंजेस्ट फूड, ही कांट ईट, और इफ़ द डिज़ायर टू वेट लूज लूज वेट रैपिडली, और क्लिनिकल सिचुएशंस जब एक बंदा खाना नहीं खा सकता लाइक बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और इंजरी, सर्जरी, कैंसर और बर्न्स, तो इन द एब्सेंस ऑफ फूड, तो प्लाज्मा लेवल्स मेंटेन करना ग्लूकोज के, अमाइनो एसिड्स के, टैक्स के, तो दिस इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द बॉडी। तो उसके लिए जो ऑर्गन्स और जो हमारी बॉडी में सेल्स क्या कोशिशें करते हैं और कैसे उसको मेंटेन करते हैं, वी विल डिस्कस इट इन दिस सेक्शन। सो जो ऑर्गन हमारे पास इन्वॉल्व हैं, दीज आर लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, ये 3 मेन ऑर्गन्स हैं। और फास्टिंग स्टेट में ये सारे किस तरह से रहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और फास्टिंग स्टेट में हमारा गोल क्या है कि हमने ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना है, बिकॉज उनमें अप एंड डाउन होगा तो उसके जो नतीजे होंगे वो बहुत सख्त हो सकते हैं, बिकॉज ब्रेन जो है इट ओनली डिपेंड्स ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी सोर्स। ठीक है। और जो है हमारे पास दूसरा हमारा मकसद जो होता है वो ये होता है द नीड टू मोबिलाइज फैट्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, ताकि हम जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जो स्ट्राइव कर रहे हैं फॉर एनर्जी उनको कोई ऑल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड कर दें फॉर एनर्जी। तो ये हमारा मकसद है। फ्यूल स्टोर्स हमारे पास क्या क्या हैं फास्टिंग स्टेट में जो हमने बनाए थे फैट स्टेट में, लाइक ग्लाइकोजन हमने बनाया था, हमने फैट्स बनाए थे। ठीक है, अब हमने उनको तोड़ना है तो हम उनके जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं उनको इसमें जो है वो इनडायरेक्टली एक्टिव कर रहे होंगे। उसके बाद है एंजाइमेटिक चेंजेस इन फास्टिंग। तो वही यहाँ पर भी वही चेंजेस होंगे जो फैट स्टेट में थे, कि वो वाले एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे बाय द सेम मैकेनिज्म्स अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट्स। बट अब एंजाइम्स कौन से डिग्रेडिंग एंजाइम्स एक्टिव होंगे? एलोस्टेरिक रेगुलेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन एंड इंडक्शन और रिप्रेशन वाले एंजाइम्स। उसके बाद हमारे पास अब हम आ जाते हैं ऑर्गन्स पर। सबसे पहले है लिवर। फास्टिंग में लिवर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? ठीक है। सो लिवर, प्राइमरी रोल ऑफ लिवर इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग फास्टिंग इज मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज टू द सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल मॉलिक्यूल्स फॉर यूज बाय अदर ऑर्गन्स। ठीक है। दस वन स्पीक्स ऑफ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक और पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म। फास्टिंग स्टेट में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि फास्टिंग स्टेट में जो दूसरे ऑर्गन्स को फ्यूल सप्लाई आ रहा होता है वो लिवर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेट हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर अपना जो हमने 2 चीज़ें बनाई थी, हमने बनाया ग्लाइकोजन था और फैट्स था, ठीक है, 2 चीज़ें ही बनाई थी। और हम फास्टिंग स्टेट में क्या करते हैं, ग्लूकोज़ बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और हम ग्लूकोज़ हासिल करते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ दैट ग्लाइकोजन एंड फैट्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। तो अभी हम उनकी बात नहीं करें, हम लिवर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसकी बात करें। तो पहला प्रोसेस है, हमने जो ग्लाइकोजन बनाया था हम उसको डिग्रेड करेंगे, तो ग्लाइकोजन डिग्रेडिंग एंजाइम्स को हम एक्टिवेट करेंगे। वो एंजाइम्स कौन-कौन से हैं? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, काइनेज, और उनकी हम फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, बिकॉज़ मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये वो एंजाइम्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होते हैं, तो हम उनकी फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की। जब वो एक्टिव होते हैं, वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देते हैं और हमारे पास जो है वो ग्लूकोज़ आने लग जाता है। बट दिस इज़ क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोजन के स्टोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बिकॉज़ ओनली सिर्फ लिवर में होते हैं, तो दिस इज़ अ ट्रांजिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्ली फास्टिंग में हम ये यूज़ कर सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये स्टोर्स भी खत्म हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली हमें मूव करना पड़ता है फैट्स पर। ठीक है। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज़ अ ट्रांजिट रिस्पॉन्स टू अर्ली फास्टिंग। इट शोज़ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन एज़ पार्ट ऑफ द ओवरऑल मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऑफ द लिवर ड्यूरिंग फास्टिंग। उसके बाद है इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, हम ग्लूकोज को फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स आते हैं, और ग्लिसरॉल फ्रॉम एडिपोज टिश्यू आता है, लैक्टेट आता है। ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इट इज फेवर्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज ड्यू टू ड्रॉप इन इट्स इनहिबिटर, क्योंकि जो इसका इनहिबिटर था दैट वाज फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड इट इज फॉर्म ड्यूरिंग फैट स्टेट। ठीक है, तो जब फास्टिंग स्टेट होगी ये नहीं बनेगा, जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को इनहिबिट करा था वो इनहिबिट नहीं होगा, वो एक्टिव हो जाएगा, और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे को फेवर करता है। इट इज एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये होगा। उसके अलावा एंड बाय इंडक्शन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इट इज अनदर एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा बाय द ग्लूकागॉन। ठीक है, क्योंकि अगर हमने बात की फैट स्टेट में इंसुलिन एक्टिवेट हो रहा है, तो फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है बाय पेंक्रियाज व्हेन इट सेंस लो ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड।
ठीक है, तो दैट बिगिंस 4 to 6 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील एंड बिकम फुली एक्टिव एज स्टोर्स ऑफ लिवर ग्लाइकोजन आर डिप्लीटेड। तो ग्लूकागॉन जब लिवर के ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होते हैं तो वो बिकम फुली एक्टिव। उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस प्ले एन एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग बोथ ओवरनाइट एंड लॉन्ग फास्टिंग, whereas acetyl CoA cannot be used as a substrate for gluconeogenesis. The acetyl CoA produced by the hepatic oxidation of fatty acids supplied from lipolysis and adipose and allosteric activator of pyruvate carboxylase। अच्छा, ये बात ये लिखी हुई है कि हमारे पास एसिटाइल कोई भी आ रहा होता है लिवर के अंदर, वो कहाँ से आ रहा होता है? जो हमारे पास एडिपोसाइट्स हैं, उनसे जब फैट टूट रहे होते हैं ना, तो वो फैट से फैटी एसिड्स बनते हैं, ठीक है? और वो फैटी एसिड्स अगर आपने बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पढ़ा हो, तो इट अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस एसिटाइल कोई। तो वो जो एसिटाइल कोई जब लिवर के पास आता है, तो हम उसको एनर्जी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? जब हम उसको एनर्जी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो जो है वो एसिटाइल CoA हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली वो एक्टिवेट होता है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज का। पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज जब एलोस्टेरिकली एक्टिव हो जाता है बाय दैट एसिटाइल CoA, तो वो पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरह से भी हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड इन फास्टिंग स्टेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यही इन डायग्राम्स में भी बताया हुआ है। डायग्राम्स आर वेरी इजी टू इंटरप्रेट। ठीक है, ग्लूकोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज, हमारे पास ग्लूकोज, ये लिवर से ग्लूकोज जा रहा है ब्लड के अंदर। ठीक है, सेकेंडली, अच्छा ये चीज़ अभी हमने नहीं पढ़ी, ये भी हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद है फैट मेटाबॉलिज्म। तो फैट्स जो हैं अब हमारे पास, हमने उनको ब्रेक डाउन करना है, तो हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, या बीटा ऑक्सीडेशन इसी को हम कहते हैं। तो उसके ज़रिए से फैट्स की ब्रेक डाउन होती है। तो टैग से फैट की सबसे पहले मोबिलाइजेशन होती है और फिर उसकी डिग्रेडेशन होती है बाय फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज वी नीड एनर्जी, तो हम उसको एनर्जी में यूज़ करने के लिए उनकी ऑक्सीडेशन करेंगे। Fall in malonyl CoA due to phosphorylation of acetyl CoA carboxylase by AMP activated protein kinase removes the brake off on carnitine palmitoyl transferase, allowing beta oxidation to occur। इस बात का मतलब क्या है कि नॉर्मली फैटी एसिड बन कैसे रहे थे कि जो क्रेब्स साइकिल का एसिटाइल कोई है वो शंट हो जाता है, साइटोसोलिक एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, यानी साइटोसोल में आ जाता है, वहाँ से वो मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट होता है और मेलोनाइल कोए जो है फिर वो फैटी एसिड बनाता है। लेकिन फास्टिंग स्टेट में चूंकि ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो मेलोनाइल कोए की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। जब मेलोनाइल कोए की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, तो मेलोनाइल कोए हमारे पास ए एम पी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, दैट इज द एंजाइम दैट एक्टिवेट्स एसिटाइल कोए। ठीक है, तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। इस एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को फॉस्फोराइलेट करता है एक एंजाइम एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ठीक है, और ये एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज इसको इनएक्टिवेट करता है बाय इट्स फॉस्फोराइलेशन। तो जब ये एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज के ऊपर मेलोनाइल इसका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है। जो मेलोनाइल कोए है हमारे पास, इस मेलोनाइल कोए ने कार्निटीन पाल्मिटॉयल ट्रांसफरेज, एक मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि फैटी एसिटाइल कोए को ट्रांसफर करता है फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि वो वहाँ पर जाकर ऑक्सीडाइज हो सके, बीटा ऑक्सीडेशन हो सके। तो नॉर्मली मेलोनाइल की हाई कंसनट्रेशन ने उसकी ऑक्सीडेशन होने से इनहिबिट करने के लिए इसको ब्लॉक किया होता है। बट जब मेलोनाइल की ए की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और वो कम क्यों होगी? क्योंकि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज इनहिबिट हो रहा है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज ही मेलोनाइल कोए बनाता है, तो जब वो इनहिबिट हुआ हुआ है तो मेलोनाइल कोए की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। मेलोनाइल कोए की कंसनट्रेशन कम होगी तो वो जो कार्निटीन का पाल्मिटॉयल ट्रांसफरेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो फैटी एसिड कोए को ट्रांसफर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होगी। अगर आपने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और फैट मोबिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल में फैटी ब्लॉक 6 की प्लेलिस्ट के अंदर आपको फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वाला लेक्चर मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर जाकर देखें। उसके बाद है कि सेकेंड इफेक्ट क्या है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़। जब हमारे पास फैटी एसिड्स हमारे पास यूटिलाइज़ हो गए, उसके बाद उन फैटी एसिड्स को हम जो है वो कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट करते हैं। उन फैटी एसिड्स से जो एक्चुअली एसिटाइल कोई बना होता है, उनको कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो कीटोन बॉडीज़ हैं उनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बाय अगेन कन्वर्टिंग दैम इनटू एसिटाइल को इन द रिस्पेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, सो फॉर यूज एज फ्यूल बाय द पेरिफेरल टिश्यूज बट नॉट बाय द लिवर। लिवर बस कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज नहीं कर सकता, बाकी सारे टिश्यूज कर सकते हैं, इवन ब्रेन भी कर सकता है। कीटोजेनेसिस इज फेवर्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोए प्रोड्यूस फ्रॉम फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एक्सीड्स द ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ऑफ टीसीए साइकिल। ये आप अगर ये भी कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस वाला सारा टॉपिक मैंने कीटोन बॉडीज़ वाले टॉपिक में बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्लॉक 6 की हेडिंग से आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल से, अब वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये बात पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, सो हम कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी टू द टिश्यूज़, पेरिफेरल टिश्यूज़।
उसके बाद है एडिपोज टिश्यू का रिस्पॉन्स इन फास्टिंग। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या रिस्पॉन्स है कि जो ग्लूकोज की अपटेक हो रही थी ड्यूरिंग फैट स्टेट वो कम हो जाती है, क्योंकि वो इंसुलिन के एक्शन से हो रही थी। इंसुलिन सेंसिटिव GLUT4 था, तो इंसुलिन अब नहीं है, तो वो ब्लॉक हो जाएगी और ग्लूकोज का जो अपटेक था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो इससे जो फैटी एसिड्स और टैग की सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगी। सिंथेसिस क्योंकि अभी हम नहीं कर सकते, हमारे पास सबस्ट्रेट्स ही नहीं है, तो वो कम हो जाएगी। इंस्टेड हम उसकी ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ कर देंगे। सो फैट मेटाबॉलिज्म पर इंक्रीज़ डिग्रेडेशन ऑफ टैग एंड इंक्रीज़ रिलीज़ ऑफ फैटी एसिड्स आर द टू प्राइमरी इफेक्ट्स एंड वन इज़ द डिक्रीज़्ड अपटेक ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है? तो इंक्रीज़ डिग्रेडेशन कैसे करें हम? बाय हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज़। ठीक है? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज़ एडिपोसाइट्स के अंदर ही होता है। ये ग्लूकागॉन के एक्शन से एक्टिवेट होता है, ये टैग को ब्रेक करता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स आर रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन और वो कीटोन बॉडीज में लिवर उनको कन्वर्ट कर देता है, और दे विल बी यूटिलाइज्ड, दे विल बी अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन एंड दे विल बी यूटिलाइज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। So this is the fate of fatty acids. These compounds, which are released from the sympathetic nerve endings in adipose tissue, are physiologically important activators of hormone-sensitive lipase, which are norepinephrine and epinephrine. ये actually release हो रहे होते हैं, और जब जो fasting state में इनकी concentration भी increase हो जाती है due to stress, तो ये भी hormone sensitive lipase को along with the glucagon active कर देते हैं. Then we have increased release of fatty acids. जब fatty acid बन ज़्यादा रहे हैं तो वो release भी ज़्यादा होंगे. ठीक है? ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग टू एल्बुमिन, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अप टू द रिक्वायर्ड टिश्यू और लिवर, जहाँ पर उनको कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट किया जा सकता है. The glycerol produced from tag degradation is used as a gluconeogenic precursor by the liver. Fatty acids can also be used oxidized to acetyl-CoA beta oxidation, which can enter the TCA cycle. उसको हम TCA cycle में भी एंटर कर सकते हैं और फिर उससे एनर्जी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है? उसके बाद है जी डिक्रीज अपटेक ऑफ फैटी एसिड्स। वो कैसे कम हुई है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट, क्योंकि अब लिवर से कोई VLDL नहीं आ रहे. VLDL तब आते हैं जब डाइट में फैट्स होते हैं, वो फैट्स काइलोमैक्रोन्स के जरिए से लिवर में जाते हैं, लिवर उनको पैक करता है VLDL में, और VLDL से और VLDL में वो वाले लिपिड्स भी होते हैं जो लिवर ने खुद बनाए होते हैं, बल्कि वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में होते हैं. तो वो लिवर उन सबको पैक करता है और भेज देता है एडिपोज टिश्यू तक. तो अब वो नहीं आ रहे, तो हमने लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट कर दिया हुआ है, उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, और सर्कुलेटिंग टैग्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स इज नॉट अवेलेबल इन टू एडिपोज टिश्यू. अगर आप उस टाइम टैग सर्कुलेटिंग टैग्स लाइपोप्रोटीन्स को मुहैया करें तो आपको वो कम मिलेंगे ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट. नाउ विल मूव टुवर्ड्स रेस्टिंग स्केलेटल मसल. फास्टिंग स्टेट में कैसा होता है? तो फास्टिंग स्टेट में स्केलेटल मसल पर क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले कार्ब मेटाबॉलिज्म का पढ़ें तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू स्केलेटल मसल्स वाया इंसुलिन सेंसिटिव, सेम वही चीज़ जो एडिपोसाइट्स में हो रही है वो कम हो जाएगी. ग्लूकोज अपटेक कम हो जाएगा बिकॉज इट वाज कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन दैट इज नॉट सिक्रेटेड एट दिस टाइम, तो वो कम हो जाएगी. उसके बाद है जी लिपिड मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ फास्टिंग मसल यूजेस फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू. जब ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, फास्टिंग स्टेट है, तो मसल के पास भी ग्लूकोज नहीं आएगा, तो मसल जो फैटी एसिड रिवॉल्व करा होगा ब्लड में उसको यूटिलाइज करेगा फॉर एनर्जी सोर्स. ठीक है? अबाउट 3 वीक्स ऑफ फास्टिंग मसल डिक्रीजेज इट्स यूज ऑफ कीटोन बॉडीज एंड ऑक्सीडाइज फैटी एसिड्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली. पहले वो कीटोन बॉडीज और फैटी एसिड्स को यूज़ कर रहा है दोनों को, बट बाद में वो कीटोन बॉडीज का यूज़ कम कर देगा और पूरा ही फैटी एसिड्स पर रिलाई करेगा. दिस लीड्स टू अ फर्दर इंक्रीज इन द ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग कीटोन बॉडीज. तो जब कीटोन बॉडीज यूटिलाइज नहीं करेगा, वो तो सर्कुलेट कर रही होंगी जो कीटोन बॉडीज, उनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और as a result of this increased concentration in the blood it, तो ब्रेन कीटोन बॉडीज को ज़्यादा यूज़ करेगा फॉर एनर्जी पर्पस, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बहुत कम है, तो ब्रेन को कीटोन बॉडीज यूज़ करना पड़ेगा. सो इज को रिलेटेड विद द डिक्रीज यूज ऑफ दीज कंपाउंड्स बाय द मसल. तो यही बात हो कर ली हमने कि मसल में जब कम यूज़ होगा तो ब्रेन में ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगा, रिलेटिव यूज़ है. उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का क्या रोल है? ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ फास्टिंग देयर इज रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ मसल प्रोटीन प्रोवाइडिंग अमाइनो एसिड्स दैट आर यूज्ड बाय द लिवर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो मसल वो प्रोटीन प्रोवाइड करेगा जो उसने फैट स्टेट में स्टोर की थी फॉर यूज़, वो दे देगा ड्यूरिंग फास्टिंग स्टेट. बिकॉज मसल डज नॉट हैव ग्लाइकोजन रिसेप्टर्स, सॉरी ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स, मसल प्रोटियोलाइसिस likely is initiated by the fall in insulin levels and is sustained by the rise in glucocorticoids. ठीक है? जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं. Alanine and glutamine are quantitatively the most important gluconeogenic amino acids released from muscle, जिनसे हम ग्लूकोज बनाते हैं by the process of gluconeogenesis in the liver और kidneys. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कैटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच अमाइनो एसिड्स, जिसमें ल्यूसीन आइसोल्यूसीन पहले भी हम पढ़ चुके हैं. बाय सेवरल वीक्स ऑफ फास्टिंग द रेट ऑफ मसल प्रोटियोलाइसिस डिक्रीजेस, paralleling a decline in the need for glucose as a fuel for the brain, which has begun using ketone bodies as a source of energy. ठीक है? जैसे जैसे मसल जो है वो
ब्रेन जो है कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करना शुरू करेगा एज़ एनर्जी, तो मसल की जो प्रोटियोलाइसिस हो रही होगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोटियोलाइसिस ग्लूकोज़ प्रोवाइड कर रही थी। तो जब ब्रेन ने ग्लूकोज़ छोड़ के कीटोन बॉडीज़ को पकड़ लिया है, तो वो प्रोटियोलाइसिस भी कम हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पर यही दिखाया गया मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज इन स्केलेटल मसल ड्यूरिंग स्टारवेशन। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले नंबर 1 देखें तो फैटी एसिड एसिटाइल कोए में यानी बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, और कीटोन बॉडीज से भी एसिटाइल कोए बनाकर उसको एनर्जी के लिए मसल यूज़ कर रहा है। थर्डली प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो रही है, प्रोटीन से जो अमाइनो एसिड रिलीज हो रहे हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए से ग्लूकोज बना रहे हैं। दैट्स व्हाट हैपनिंग इन द मसल्स। उसके बाद अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में भी ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ फास्टिंग द ब्रेन कंटिन्यूज टू यूज ग्लूकोज एक्सक्लूसिवली एज अ फ्यूल। अभी हम ब्रेन की पहले भी बात कर ली है, लेकिन जब मसल्स जो हैं वो कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करना छोड़ देंगे तो ब्रेन उनको यूज़ करेगा, और ब्रेन जो है उसका एनर्जी सोर्स तब कीटोन बॉडीज़ हो जाएगा। So blood glucose is maintained by hepatic gluconeogenesis from glucogenic precursors such as amino acids from proteolysis and glycerol from lipolysis. In prolonged fasting greater than 2 to 3 weeks, plasma ketone bodies reach significantly elevated levels and replace glucose as the primary fuel for the brain. This reduces the need for protein catabolism. For gluconeogenesis, ketone bodies spare glucose and thus muscle protein. The metabolic changes that occur during fasting ensure that all tissues have an adequate supply of fuel molecules. The response of the major tissues involved in energy metabolism during fasting, तो उसको हमने जो है वो समराइज किया है इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम्स हैं जो फास्टिंग स्टेट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है, लिवर के अंदर से ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज निकल रहा है। ठीक है, और आपके पास जो है वो फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज आ रही है। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस से पायरुवेट बना, और पायरुवेट से भी हमारे पास ये ग्लूकोज आ रही है। ये ग्लूकोज गई है ब्लड में, ब्लड में ये ग्लूकोज कहाँ कहाँ गई है? ब्लड में ये ग्लूकोज गई है ब्रेन के अंदर। ठीक है, ब्रेन के अंदर इसको यूटिलाइज कर लिया गया है, और ये ग्लूकोज मसल्स के अंदर जाती है। उसके अलावा ठीक है, ये ग्लूकोज का फेट हो गया। उसके अलावा हमारे पास लिवर से कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, ये कीटोन बॉडीज़ जो हैं ये यूटिलाइज हो रही हैं डिफरेंट एरियाज़ में, लाइक ब्रेन में यूटिलाइज हो रही हैं और मसल्स में यूटिलाइज हो रही हैं। ठीक है, ये ब्रेन में यहाँ यूटिलाइज हो रही हैं। ठीक है, ये ब्रेन में यूटिलाइज हो रही हैं और ये मसल्स में यूटिलाइज हो रही हैं। दीज आर अबाउट द कीटोन बॉडीज़। उसके अलावा जो एडिपोसाइड से फैटी एसिड रिलीज हो रहे हैं, ये फैटी एसिड गए लिवर के अंदर, लिवर के अंदर इन्होंने बना दिया ग्लूकोज। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन हुई, पहले एसिटाइल कोई बना, एसिटाइल कोए से आगे हमने कीटोन बॉडीज़ भी बना सकते हैं, या एसिटाइल कोए को एनर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये फैटी एसिड्स हैं मसल्स में जाकर इनकी बीटा ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, और इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की है, और ये फैटी एसिड्स ब्रेन में नहीं जा सकते क्योंकि ब्रेन कांट यूटिलाइज फैटी एसिड्स फॉर इट्स एनर्जी। सो ये डायग्राम एक समरी के तौर पर आपको एक्सप्लेन करिए कि क्या हो रहा है ड्यूरिंग फास्टिंग। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है किडनी इन लॉन्ग टर्म फास्टिंग, कि किडनी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। As fasting continues into early starvation and beyond, the kidneys plays important roles. Kidneys expresses the enzymes of gluconeogenesis, including glucose 6 phosphatase. तो मैंने आपको बताया भी है ड्यूरिंग लेक्चर कि किडनी भी along with the liver is a gluconeogenic organ. ठीक है, a portion of this glucose is used by kidney itself. Kidney also provide compensation for the acidosis and accompanies the increased production of ketone bodies. तो किडनीज एसिडोसिस को भी कंपनसेट कर रहा है क्योंकि कीटोन बॉडी ज़्यादा बनी है और वो एसिडोसिस कॉज करती हैं। उसके अलावा द ग्लूटामीन रिलीज्ड from the muscle's metabolism of branched-chain amino acids is taken up by the kidney and acted upon by renal glutaminase and glutamate dehydrogenase, producing alpha-ketoglutarate that can be used as a substrate for gluconeogenesis plus ammonia. The ammonia picks up hydrogen from ketone body dissociation and is excreted in the urine as ammonium ion, decreasing the acid load in the body. यानी क्या हो रहा है कि जो ग्लूटामीन बन रही है, जो मसल प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से जो ग्लूटामीन आ रही है, किडनी क्या करती है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस में स्टंट करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब वो जाती है तो वो ग्लूकोज बनाती है, और हमारे पास जो है वो अमोनिया बनाती है। ठीक है, तो वो जो अमोनिया है, जो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं उनसे जो प्रोटॉन निकल रहे हैं, उन प्रोटॉन्स को उस अमोनिया के साथ कंबाइन करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवा दिया जाता है, ताकि जो एसिडिटी जो एसिडोसिस हो रहा है ब्लड में वो कम हो जाए। उसके बाद है लॉन्ग टर्म फास्टिंग, देन देयर इज अ स्विच फ्रॉम नाइट्रोजन डिस्पोजल इन द फॉर्म ऑफ यूरिया टू डिस्पोजल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो यही वजह है कि जो नॉर्मली हमारा नाइट्रोजन डिस्पोजल होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, बट ड्यूरिंग एक्सट्रीम फास्टिंग स्टेज तो वो जो नाइट्रोजन डिस्पोजल हो रहा है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम यूरिया टू अमोनिया। एज कीटोन बॉडी कंसंट्रेशन राइजेस, एंटीरोसाइट्स typically consumers of glutamine become consumers of ketone bodies, तो वो भी ketone bodies को यूज़ कर लेते हैं ताकि ketone bodies एसिडोसिस ना कॉज करें। This allows more glutamine to be available to the kidney to be used as a gluconeogenic precursor and to synthesize glucose or to be utilized for energy.
So that's all about fasting state and the fat state and their relations with each other regarding carbohydrate, lipid and protein metabolism. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. दे आर टू मच इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. पूरा आप सारे पहले पाथवेज पढ़ें, फिर ये लेक्चर सुनें, फिर बुक से पढ़ें. इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको अलहदा से. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.